नमस्कार, फॉरेन फाइल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आज जो सबसे हैरान करने वाली खबर हम सबके सामने है, शुरुआत उसी से कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से चीन ने नापाक हरकत दी है। सीधे दिखाएं ब्रेकिंग। इस वक्त की सिक्किम के नाकुला में चीन और भारत के सैनिकों में झड़प। इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को रोका तो हुई झड़प। भारतीय सेना ने कहा मामूली संघर्ष को स्थानीय स्तर पर कमांडर्स ने निपटाया। चीन की एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ हमले की रणनीति जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ये विजुअल्स के साथ दिखाएं जरा तस्वीरें। सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है इस पूरे संघर्ष के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना का कहना यही है कि सिक्किम के नाकुला इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। हालांकि भारतीय सेना ने इस बात को लेकर कम से कम स्वीकार नहीं किया है कि इससे झड़प में कितने सैनिक घायल हुए चीन की तरफ से, या फिर क्या हमारे भी सैनिकों को चोट आई है या नहीं। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है माइनर। लेकिन निशांत, यहाँ पर हम अपने दर्शकों के सामने कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। वो ये है कि भारत चीन की ये जो सीमा है, ये सीमा तय की हुई है। यानी कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सी सीमा भारत की है, कौन सी सीमा चीन की है। ऐसी स्थिति में चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया। वहाँ पर अलर्ट और मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने पूरी जांबाजी दिखाई, धक्का मुक्की हुई और चीनी सैनिकों को खदेड़ने में वो कामयाब हुए। और ये घटना 3 दिन पहले की है, जिसको लेकर जब आज ये सामने आया तो भारतीय सेना की तरफ से बयान जारी किए गए हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन की सैनिकों ने यह हरकत तब की जिस दिन की दोनों देशों में यह तय हुआ था कि अगले दिन 9वें राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत होगी। तो अब अगर पूरे सीक्वेंस को देखें तो मामला बेहद गंभीर बनता है। एक ऐसा इलाका जो पहले से तय है कि यहाँ पर कौन सी भारत की सीमा है, कौन सी चीन की सीमा है, वहाँ चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। उस दिन घुसपैठ की कोशिश की। मनीष मेरे साथ रुके रहिए, मेरे साथ आप बने रहिए। मनीष, मैं अपने दर्शकों को पूरी जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा। आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं पूरी जानकारी, पूरी डिटेलिंग जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को। राहुल, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है ये सिक्किम में, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। इसको देखें और समझें क्या हुआ है। नाकुला में गलवान दोहराने की कोशिश की गई है, नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ हमला कर रहा है चीन। वार्ता से ठीक पहले एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की गई, नंबर 1। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो 23 जनवरी शनिवार को सिक्किम के नाकुला सेक्टर में चीनी सेना ने एलएसी की स्थिति बदलने की कोशिश की। चीन के कुछ सैनिक भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी ने उन्हें रोक दिया। भारतीय फौज ने कहा कि सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई है, जिसे स्थानीय कमांडरों ने सुलझा लिया है। मैं सीधे चलूंगा भारतीय सेना का स्टेटमेंट जो इसके बारे में बाद में बात करूंगा। जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। विष्णु प्रकाश जी इस वक्त मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पुष्पेश पंत जी भी। सर, सबसे पहले जनरल प्रसाद, ये जो एक घटना हुई है क्या समझा जाए इसको, आप कैसे पूरी घटना को कैसे आप कोलैबोरेट करते हैं? देखिए, पूरी घटना को मैं इस तरह से देख रहा हूं कि चाइना पूरे बॉर्डर पर, यानी कि पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको आप कहते हैं, ईस्टर्न लद्दाख से लेके और अरुणाचल तक की एक किस्म से टेस्टिंग कर रहा है। कि भारत सरकार के, भारत की तरफ से स्टेटमेंट तो कई एक आ रहे हैं कि हम पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, पूरे बॉर्डर पर हमारी सेनाएं तैनात हैं और हम सब जगह तैयार हैं अगर कोई चीनी हमला हुआ तो वो इस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर इनका क्या हाल है। ये वहाँ पर एक्टिव हैं कि पैसिव हैं, कि एक तरह से देख रहे हैं कि इनकी तैयारी कितनी है, ये कितना अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं। उनको ये मालूम था 3 दिन पहले जब ये वारदात हुई है नॉर्थ सिक्किम नाकुला में, उस समय चाइना को ये मालूम था कि यस्टरडे यहाँ पे, यानी कि जो कल गया है, उसमें 9 कमांडर लेवल की टॉक होनी थी। और उनको पता था कि इस टॉक का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से एक ही शब्द आया था कि आप कैलाश रेंज से अपनी फौजियों को हटाइए, तब बाकी और बातचीत होगी। हमारा कहना बिल्कुल क्लियर था कि आप इसको सीक्वेंशली और एक एक करके हटाइए पूरे फ्रिक्शन पॉइंट से, न केवल पेंगोंग से नॉर्थ या फिंगर्स के एरिया से, बल्कि गलवान हाइट्स और आपको जितना हॉट स्प्रिंग एरिया है वहाँ सबसे आपको हटाना पड़ेगा।
और उनको मालूम था कि इस पर कोई अब बातचीत आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि भारत का स्टैंड भी वो देखना चाह रहे थे कि क्या होगा, और हमें अपना स्टैंड मालूम था। अरुणाचल में भी सर, सॉरी आपको रोक रहा हूं, जी बताइए, पूछिए। हमारी क्या स्ट्रैटेजी अब होनी चाहिए? क्या बातचीत करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, बातचीत तो करने में कोई आपत्ति नहीं है, बातचीत करते रहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम हर जगह रिएक्टिव हो रहे हैं। देखिए, ईस्टर्न लद्दाख में हम रिएक्टिव हुए तो हम पीछे रह गए। जहां एक्टिव हुए कैलाश रेंज पे, वो हम पोजीशन ऑफ कमांडिंग पोजीशन पर है। अब हमें ये देखना है, मैं घर पे बैठ के तो नहीं कह सकता ये, कि अगर हमें कहीं जगह मौका मिलता है प्रोएक्टिव होने का, तो अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी हो गया। सर, मैं आपसे एक चीज प्रीएम्प्ट करने के लिए आपसे अनुमति लूंगा, थोड़ा सा आपको रोकने के लिए। एक चीज मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं। आइए जरा, क्या बड़ी साजिश की तैयारी में चीन है, ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये वॉल है कि ये क्या है, जरा देखें आप यहां पर, क्या बड़ी तैयारी में चीन है। करीब 7 महीने पहले एलएसी के अलग अलग हिस्सों में तीसरी बार चीन ने की एलएसी की स्थिति बदलने की कोशिश। क्या बड़ी साजिश की तैयारी में है। नाकुला से पहले पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के पास पिछले साल 5 से 6 महीने की रात को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। ठीक है, भारत के चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें कुछ सैनिक घायल हुए थे। यह झड़प कुछ मिनटों में ही खत्म हो गई। 6 मई 2020 को शांति पर सहमति बनी, लेकिन 15 जून को चीन ने गलवान में घुसपैठ की कोशिश की और दोनों सेनाओं में भीषण झड़प हो गई। सवाल यह है कि क्या 1-2 महीने में बर्फ पिघलने के बाद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है चीन, सिक्किम के बाद? क्योंकि वहां पर किस तरीके से हुआ था, पैंगोंग त्सो में, फिर गलवान हुआ, अब यहां पर सिक्किम हुआ, फिर इसके बाद यह सवाल, क्या उनकी कोई बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है? मैं सीधे विष्णु सर के पास जाऊंगा। विष्णु सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इसको कैसे असेस करते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मैं समझता हूं, चीन ताक में बैठा हुआ है। 50,000 फौजें हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक। वो सेंध लगा के एक तरह से बैठा हुआ है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो घुसपैठ करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं मनीष जी से सहमत हूं कि ये मामूली घटना तब हुई है क्योंकि हमारे जो फौज है वो बड़ी मुस्तैद थी, बड़ी तैयार थी, अलर्ट थी। अगर वो नहीं तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी गंभीर घटना है, क्योंकि इससे चीन की मानसिक स्थिति का पता लगता है, उनके इरादों का पता लगता है कि वो लगातार भारत को चुनौती देंगे, हर तरह से स्ट्रेटेजिक गेन लेने में कोशिश करेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन भी है और हमारी फौज तैयार भी है कि अगर इन्होंने कोई घुसपैठ की तो नापाक हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप जो बता रहे हैं सर, मैं अब इस चीज में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ यहां पर पुष्पेश जी मौजूद हैं। आपने जो चीज बताई मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके जाता हूं। पुष्पेश सर, क्या यह समझा जाए कि चीन की जो सोच है वो अभी तक की सोच ही ऐसी है कि वो पहले एक छोटा सा डाइवर्जन टैक्टिक्स के तौर पर कहीं ना कहीं कुछ करते हैं और उसके बाद किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, जो कि हमने देखा, जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन, जो हम ऊपर दिखा भी रहे हैं इंफॉर्मेशन, कि किस तरीके से उन्होंने पैंगोंग त्सो में किया, फिर गलवान को अंजाम दिया, और अब बर्फ पिघलने वाली है आने वाले 2 महीने के अंदर, और वही 1.5-2 महीना होता है। दे जस्ट टेस्ट द वाटर्स एंड डाइवर्ट। नहीं, देखिए, मुझे थोड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि जो इसके आधिकारिक वक्तव्य हैं वो इसे माइनर बता रहे हैं। मैं मनीष जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी भी इस तरह की घटना को बहुत छोटा या माइनर समझना नादानी का काम है, क्योंकि कभी भी ये माइनर घटना एक मेजर दुर्घटना में बदल सकती है, जैसा गलवान में हुआ। और मुझे लगता है जो दूसरी बात जनरल साहब कह रहे थे या विष्णु भाई कह रहे हैं, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि चीन के बारे में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो टेस्टिंग ऑफ वाटर्स नहीं है। वो टेस्टिंग ऑफ वाटर करते करते ही अपने पैर पसारना शुरू करती है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ये समाचार मिला था कि अरुणाचल में कितने किलोमीटर भीतर धंस कर उन्होंने एक 100 घरों का गांव बसा लिया है। और हमारी सरकार का वक्तव्य ये आया था कि हाँ, हमें पता था, मगर हमें पता था या नहीं पता था, हम क्या कर रहे थे, ये बात फर्क है। जब तक चीन हमको उलझा कर रखता है छोटी छोटी सैनिक मुठभेड़ों में, और आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था निशांत भाई, डाइवर्शन में, वो हमारा ध्यान बचाता है। तो जो बड़ी फतेह उसने हासिल की है बिना लड़े, अरुणाचल में घुसपैठ की, वो मुझे लगता है
उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम सैनिक मुठभेड़ में फंसे रहे और वो धीरे धीरे जमीन पे अपना कब्जा बढ़ाता रहे। इससे भी चिंताजनक बात आप जो बता रहे हैं पुष्पेश सर, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझना चाह रहा हूं। अब जो अभी तक शंकर प्रसाद सर ने कहा, विष्णु सर ने कहा, इस चीजों को अगर मैं थोड़ा सा एक लाइन में लूं, एक डाइवर्जन है, दूसरा हम प्रीएम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी वी आर नॉट लर्निंग, हम सिर्फ प्रिपेयर हो रहे हैं टू मीट व्हाट दे कैन चैलेंज, रादर कि हम उनको चैलेंज कर पाए। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में जनरल साहब ने बहुत सही बात कही थी कि समय हमारे प्रोएक्टिव होने का है, मगर प्रोएक्टिव स्थानीय सेनानायक अपने बूते पर अपने आप नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक राजनयिक दिशा निर्देश सबसे शिखर के नेतृत्व से होना चाहिए कि चीन के साथ मुकाबले में हम कहां तक जा सकते हैं। जब 1962 का रन अप हुआ था तो संसद में कई लोगों को आपत्ति थी कि नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी की थी, जिसका उल्लेख बड़े विस्तार से नेविल मैक्सवेल ने अपनी इंडिया चाइना वॉर में किया है। तो क्या आपकी फॉरवर्ड पॉलिसी को चीन ये बदनाम करेगा कि आक्रमण भारत की तरफ से हुआ था, हम तो सिर्फ जवाबी हमला कर रहे थे? मुझे लगता है कि जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि हम चीन के उस वक्तव्य को भी अनदेखा कर रहे हैं जो उसने अरुणाचल के बारे में दिया है। मनीष भाई ने बड़ी सही बात कही थी कि सिक्किम में तो ये सीमा रेखा निर्धारित है, मगर चीन ने इसी बहाने ये कहना शुरू कर दिया कि अरुणाचल तो हमेशा से विवादास्पद है। सर अब देखिए सर, अब मैं आपसे ये जो आप बता रहे हैं सर, मैं यहाँ पर पुष्पेश सर कुछ दिखाने जा रहा हूँ। आइए जरा, गलवान के बाद जो जो हुआ है इसे देखना और समझना बहुत जरूरी है। आइए देखें जरा क्विकली, यहाँ पर आइए, इधर देखें आप, गलवान के बाद क्या क्या हुआ। 15 जून की रात गलवान में खून खराबे के बाद एलएसी पर अब तक तनाव जारी है। नंबर 1, कई घटनाएं हो चुकी हैं। नंबर 2, चेंज ओवर करें। एलएसी पर पुरानी स्थिति कायम करने के मकसद से अब तक चीन के साथ 9 दौर की बातचीत हुई, ठीक है, वो बेनतीजा रही हैं। चीनी मंसूबे को नाकाम करते हुए यहां पर भारत चीन की 9वीं बैठक करीब 16 घंटे चलकर बीती रात खत्म हुई है। भारत ने कहा अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल हो। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, और मैं इस बीच भारत और चीन के रक्षा और विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर चेंज ओवर करें यहां पर, वो देखें, चीनी मंसूबे को नाकाम करते हुए भारतीय सैनिकों ने ब्लैक टॉप समेत कुछ रणनीतिक पॉइंट्स पर खुद को काबिज कर लिया। फिर नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो देखें यहां पर, वो देखें, सर्दियों से परेशान होकर चीन के 10,000 सैनिकों को हटाने पर मजबूर हुआ। ये नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर एक और बात है कि भारत ने अपने 10,000 सैनिक वहां पर बढ़ाए। इस बीच चीन ने अरुणाचल में अपने अवैध कब्जे का वाले एक इलाके में पूरा गांव बसा लिया है। यहां पर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है और मैं सीधे यहां पर एक क्विक रिएक्शन लूंगा जनरल प्रसाद से। सर, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, पोस्ट गलवान भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसके ऊपर विश्वास बने। देन व्हाई नॉट ड्रॉ द एलएसी? हम अपने पोजीशनिंग के साथ ही बना क्यों नहीं देते हैं? और अगर इतना बड़ा स्ट्रेच है वो तो उनके लिए भी है ना, हमारे लिए भी है। हम क्यों हर जगह सरप्राइज हो रहे हैं? अरुणाचल में हुए, सिक्किम में हुए, गलवान में हुए, और बार बार हम कहते हैं कि नहीं हमारी फौज बड़ा अच्छा काम कर रही है। फौज को तो आप मजबूर कर रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं ऐसे नहीं है। देखिए, कल जो बात खत्म हुई है कोर कमांडर लेवल पे, वो इस लास्ट वर्ड उसका ये था कि मिलिट्री कमांडर्स विल गो बैक टू टेक पॉलिटिकल डायरेक्टिव फ्रॉम देयर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अब पॉलिटिकल, ये सारी बात पुष्पेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा। दिस नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ द पॉलिटिकल लीडरशिप गिव्स डायरेक्शंस टू द मिलिट्री। बट इट्स ए टू वे ट्रैफिक। ये नहीं कि सिर्फ मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया जाएगा और मिलिट्री उसको एकदम अमल कर देगी। दिस इज अ डायलॉग बिटवीन व्हाट द कैपेबिलिटीज द मिलिट्री हैज, व्हाट द मिलिट्री कैन डू एंड व्हाट द पॉलिटिकल हायरार्की वांट्स टू डू, एंड दे शुड बी बोथ कंबाइंड टुगेदर। ना, जिस तरह से मैं कह रहा था कुछ देर पहले, हर जगह चीन आपको नाप रहा है। चीन आपकी गहराई को देख रहा है कि ये कितने गहराई में हैं। इनके आर्मी चीफ्स, एयर चीफ्स बयान देते रहते हैं कि हम तैयार हैं, दोनों फ्रंट के लिए तैयार हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके लद्दाख तक तैयार है। लेकिन असलियत क्या है, ये चाइना जानना चाह रहा है। हालांकि उसके पास सब किस्म की सैटेलाइट फोटोग्राफ्स होंगी, सब किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ड्रोन्स के ज़रिए, एयर फोटोग्राफ्स के ज़रिए, लेकिन वो विल देखना चाह रहा है इस समय कि अगर क्या वाकई में इन विल है। तो विल का मतलब ये है कि जिस तरीके से उसने घुसपैठ की कल नकुला में, उस तरह से क्या हम नहीं कर सकते? क्या पूरी बॉर्डर एरिया में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां हम भी वहां कुछ कर सकें? हाँ, ये मैं मानने को तैयार हूँ कि चाइना की डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ट्रैक्स, हेलीपैड, ये वो बहुत ज़्यादा बन चुके हैं हमसे। हमारी इतनी अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो अभी पिछले 5-6 साल में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़नी शुरू हुई है। उससे पहले तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई थी ही नहीं। अब जब सड़कें बनने लगी तो चाइना हैज़ गॉट लिमिटेड टाइम। चाइना नाउ सेज
कि अगर इनको 5-10 साल और दे दिए तो ये तो हमारे बराबर की चोट की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे और फिर हम इनसे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ही हैज़ गॉट लिमिटेड टाइम टू नाउ सेटल द इशू, therefore he is now going to do something soon after the snow melts. So we have to show him कि देखिए भाई साहब हमारे पास भी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी से हम आपके अंदर भी घुसपैठ कर सकते हैं, हम जाए ना कहीं बैठ जाएं, देखें फिर क्या होता है। जैसे ये हमारे यहाँ आके घुसपैठ करता है उस तरह से हमें भी कोई जगह चुननी पड़ेगी। तो दिस इज़ ए वेरी सीरियस मैटर, इट्स ए वेरी सीरियस गेम दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ चाइना आर प्लेइंग। इट कैन रिजल्ट इन टू सीरियस कैटास्ट्रोफी फॉर बोथ कंट्रीज। इसीलिए हम कहते रहते हैं अंत में बातचीत कीजिए, पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत कीजिए, जरूरत पड़े तो इट मस्ट गो नाउ टू द हेड्स ऑफ द टू स्टेट्स, द टू हेड्स ऑफ द टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना मस्ट मीट एंड रिजॉल्व दिस मैटर। अदरवाइज इफ यू कीप डूइंग निबलिंग स्टफ लाइक व्हाट वी आर डूइंग, 7th टॉक हो गई, 8th टॉक हो गई, 9th टॉक हो गई, उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री के भी आदमी चले गए, अब ये सब दोनों लौट के अपने अपने पॉलिटिकल लीडरशिप। तो मैं कहता हूं कि समय नाउ द टाइम इज गेटिंग वेरी क्रिटिकल। ओके सर, आपने बोला टाइम क्रिटिकल है, मैं एक सेकंड मित्तल साहब आपको थोड़ा सा रोकूंगा। देखिए अब जरा एक बार मैं जानना चाहता हूं कि चीन के साथ जो कल बातचीत हुई उसमें हुआ क्या। नवीन कपूर मेरे साथ है। चीन के साथ 9वें दौर की बातचीत में नहीं निकला कोई भी हल। बड़ी खबर ये, भारत चीन के बीच मोल्डो में कोर कमांडर लेवल की बैठक। डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन पर रहा पूरा जोर। 15 घंटे तक चलकर रात करीब 2 बजे खत्म हुई बातचीत। वार्ता में डिसएंगेजमेंट पर और डी एस्केलेशन पर रहा जोर। अब पीएमओ को दी जाएगी बैठक की पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले एक नई जानकारी देना जरूरी पड़ गया है, वो है सिक्किम की। नवीन मेरे साथ है। नवीन, कल की बैठक का क्या लब्बो लुबाब है? सर, कल की बैठक का मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, सीधा सीधा इंडिया ने ये क्लियर कर दिया चाइना को कि कोई समझौता नहीं होगा जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होगी, जब तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा, ऐसे बात नहीं चल पाएगी। आपको वापस पुरानी पोजीशन पर जाना होगा। लेकिन नवीन एक सेकंड देखिए, मीडिया में खबरें बहुत बाद में आती हैं, यही फ्रेम रखिएगा। मीडिया में खबरें बहुत बाद में आती हैं, खबर पहले बन जाती है। तो कल ये सिक्किम वाली घटना पर भी बातचीत हुई होगी जो 3 दिन पहले हो गई, क्या उस पर भी बातचीत हुई होगी, या फिर ये खबर आज ही निकली आई है, ये कल ही निकली है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडियन आर्मी को पता ना हो, और अगर पता होता तो क्या कल इस पर भी बातचीत हुई है? मैं इस पे बोलना चाहूंगा निशांत, एक्चुअली ये वाला इंसिडेंट है, इस पर आर्मी का जो बयान आया है उसको अगर आप गौर से देखेंगे, ये पिछले हफ्ते की घटना है और आर्मी का ये कहना है कि हम लोगों ने इसको लोकल कमांडर लेवल पर रिजॉल्व कर लिया है। और दूसरा, अभी चीन का अभी बयान आया है, अगर आपने देखा होगा इसी घटना पे, तो उनके पास तो इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। मैं अभी वो सारी दोनों जानकारी जो आप बता रहे हैं, मैं वो दोनों जानकारी अपने दर्शकों को अभी थोड़ी देर में दिखाने जा रहा हूं, आर्मी ने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं यहां पर। नवीन एक मिनट, नवीन एक मिनट, पहले क्लैरिटी हो जाए, क्या कल इस पर भी बातचीत हुई होगी, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर पर्टिकुलर बातचीत हुई है, क्योंकि मुझे ऐसा जो जानकारी है वो वही है कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और वो जो लद्दाख रीजन में जो इंकर्जन हुई है उसी पर कल पूरी बात। ठीक है, अब एक क्विक रिएक्शन मैं विष्णु सर से लूंगा। विष्णु सर, अगर बात की जाए ये बातचीत की, अगर आपको पता है कि कल सिक्किम में कुछ दिन पहले ऐसा हो चुका है, देन व्हाई टू इवन टॉक? उनसे बातचीत ही क्यों करें आप? जरूरत ही क्या है उसकी? व्हाई कांट यू पुट अ फुट, मतलब आप अपना एकदम एक पॉइंट क्यों नहीं रख सकते कि भाई पहले आप सुधर जाएं उसके बाद बात करेंगे? निशांत जी, इसलिए बातचीत करना और भी जरूरी हो जाता है कि जब तक बातचीत होगी तो तब तक उम्मीद होगी एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का। जब बातचीत का दौर टूट जाएगा तो उसके बाद तो एक ही चारा रह गया है। और मेरा मत ये है कि जो नकुला में हुआ उसकी बातचीत जरूर हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हुई हो। मैं 2 चीजें छोटी छोटी और कहना चाहता हूँ। जो जनरल शंकर प्रसाद बहुत माने हुए एक्सपर्ट हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि अभी शिखर स्तर पर बातचीत हो, इसके लिए माहौल तैयार नहीं है। और जब तक ग्राउंड लेवल पे कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो शिखर स्तर पे बातचीत का कोई फायदा नहीं होता। एक तो ये। दूसरा,
एक चीज और थी, मेरे दिमाग से निकल गई है, मैं आपको थोड़ी देर में बात। मैं सर आपके पास ही आ रहा हूं, मैं कुछ सवाल यहां पर खड़े कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि मेरे लिए अभी जो सबसे हैरानी वाली बात है वो यही है कि अगर सिक्किम पहले हो चुका है तो फिर आप कल की बातचीत में आपने उसके बारे में बातचीत की कि नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, अगर सिक्किम वाली घटना हो चुकी है तो फिर आपने उनसे मुलाकात ही क्यों की? भाई आप रिएक्टिव क्यों हैं? हम चीन को अभी भी ऊपर पेडेस्टल पे रख के क्यों बात कर रहे हैं? खैर जो भी है, मैं सीधे यहां पर आऊंगा अपने दर्शकों से। कुछ सवाल यहां पर एक हमारे मन में सवाल हैं, पहले आपको एक जिस्ट दे देता हूं। देखें आप, बातचीत की आड़ में चीनी खुराफात, ये ध्यान से देखें आप। नेक्स्ट देखिए, जिस वक्त चीन बातचीत कर रहा था उस वक्त चीनी सेना भारतीय सेना पर हमले का मंसूबा पाले बैठी थी। ये सिक्किम की बात भी है, लेकिन हम ये कल की बात एग्जैक्टली से नहीं होती है, लेकिन जब वो लोग बातचीत कर रहे थे कि अगली कमांडर लेवल टॉक तब होगी, तब वो ये ऑलरेडी कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे सिक्किम को। नेक्स्ट चेंज ओवर करें और थोड़ा जूम इन करके दिखाएं इसको। क्या बातचीत की आड़ में चीन किसी बड़ी युद्ध नीति को अंजाम दे रहा है? नंबर 1, ये बड़ा वैलिड सवाल है मेरा। क्या बातचीत की आड़ में क्या किसी बड़ी युद्ध नीति को अंजाम दे रहा है? नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर दिखाएं। कमांडर लेवल की बातचीत से क्या चीन सिर्फ भारत का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है? ये एक और मेरे मन में सवाल है। दूसरा सवाल, बिना राजनीतिक या राजनयिक दखल के क्या सीमा विवाद का हल खोजा जा सकता है? मैं विष्णु सर के पास आऊंगा, इन सारे सवालों के जवाब अपने सारे पैनलिस्ट से लूंगा, लेकिन देखें, और मैं चाहूंगा सिर्फ स्क्रीन पर ये सवाल दिखाएं आप बातचीत के डिस्कशन में। देखें सर, दो इंपॉर्टेंट चीज, क्या बातचीत की आड़ में वो कुछ और बड़ी चीज प्लान कर रहे हैं? और दूसरा, क्या कमांडर लेवल की बातचीत इस चीज का समाधान है या फिर इसको डिप्लोमेटिक लेवल पर और ज्यादा पुश करने की अब आवश्यकता आ गई है? सवाल में मैं यस सर, आपसे विष्णु सर। जी थैंक यू जी। जहां तक बातचीत का सवाल है, ये कोई आइदर और नहीं है। हम जानते हैं चीन के मंसूबे, हम जानते हैं चीन ने ये सब कुछ क्यों किया है, तो हम तैयार हैं। और यही कारण है कि नकुला में हमको चीनियों को हमने उन जवाब दिया, पर हमको कोई शक नहीं है कि वो हमको एम्बैरस करना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आर्मी का सवाल है, कोर कमांडर स्तर पे बातचीत हो रही है, पर इसका पॉलिटिकल इंटरवेंशंस तो जरूरी है ही है। इसलिए जब दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे मॉस्को में, तो उन्होंने प्लान बनाया था, पर वो प्लान अमल नहीं हुआ है। तो पॉलिटिकल स्तर पे बातचीत, डिसीजन तो पॉलिटिकल स्तर पे ही होगा, और कोर आर्मी बहुत जरूरी इनपुट्स देगी। आखिर चीज जो मैं कहना चाहता हूं, और उसमें जनरल साहब का शायद आप इनका ओपिनियन लेना चाहेंगे, कि मुझे लगता है कि हमको एक दुविधा है। दुविधा हमारी जो है, वो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, वो ये है कि हमारे पास ताकत है डिफेंस की, हम अपने बॉर्डर सिक्योर कर सकते हैं, पर जो आप कह रहे थे कि हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते, क्या हमारे पास ये योग्यता है, रिसोर्सेज हैं सस्टेन करने की, कि हम उनके इलाके में जाके कुछ करें, या वो प्रोवोकेशन होगी क्योंकि पावर एसिमेट्री है? तो ये दुविधा है जो कि हम बड़ी सोच समझ के और कैलिब्रेट करके काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है जो हमारी अप्रोच है। एक सवाल और है मेरा विष्णु सर, आपको लगता है कि कमांडर लेवल से कुछ हल होगा वहां पर, या इसका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो डिप्लोमेसी है? कमांडर लेवल पे जी इतने हाई लेवल पे हो रहा है कि जो निटी-ग्रिटी है, जो गेम प्लान है, वो कमांडर लेवल, कल पॉलिटिकल डिसीजन के लिए इनपुट्स चाहिए आर्मी से, तो वो बता सकते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हम किस सीक्वेंस पे करें, किस तरह से करें। वो इनपुट्स हमको कोर कमांडर से, आर्मी से आएंगे, पर डिसीजन पॉलिटिकल लेवल पे ही होगा, ये कोई शक नहीं है। वैलिड पॉइंट। एक शार्प रिएक्शन पुष्पेश सर आपसे मैं लेना चाहूंगा इस पर। मैं अभी विष्णु भाई जो बात कह रहे थे कि हमारी कैपेसिटी डिफेंसिव है, अपनी सरहद की हम रखवाली कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है बुनियादी चुनौती अरुणाचल जैसी है कि वो भी तो आखिर हमारी सीमा है। वहां तो हम चीन का 4 किलोमीटर अपनी सीमा के भीतर आना नहीं रोक सके हैं, 100 घरों का गांव बनाना नहीं रोक सके हैं, और चीन जब भी मौका मिलता है पिनप्रिक्स के अलावा उस पूरे इलाके को विवादग्रस्त बता देता है। प्रधानमंत्री हमारा वहां क्यों गया था, दलाई लामा वहां किस प्रवचन के लिए गए थे, और जो भाजपा के ही 2 सांसद वहां के हैं अरुणाचल के, उन्होंने समस्या कुछ महीने पहले ही उठा दी थी कि हमारे यहाँ इस तरह की घुसपैठ हो रही है। तो अगर हमारी डिफेंसिव कैपेसिटी भी हम दर्शा सकते तो शायद आज हमारी हालत चीन के सामने दबने की नहीं होती। दूसरी चुनौती जो मुझे लगती है वो ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन के अमेरिका में आने के बाद और उनके कड़े तेवर देखने के बाद चीन दक्षिण चीनी सागर में तो अपने पैर पसारना
कम करेगा, मगर अपने प्रभुत्व को पुष्पेश चंद, दर्शाने आपने के जो लिए। बात बोली है, मैं इस चीज की तरफ अब प्रोग्रेस कर रहा हूं। मनीष स्टैंड बाय पर रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं बहुत सारी खबरें लेकर, क्योंकि इस बारे में जिक्र हुआ। एंड शंकर सर, मैंने देखा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आई एम कमिंग टू यू एज वेल। लेकिन भारतीय जवानों को ने चीन की घुसपैठ को नाकाम किया है। ये दो ब्रेकिंग में आपको अलग अलग दिखा रहा हूं, देखें जरा, एक साथ आएंगे। अभी सेना ने की नाकुला में एलएसी पर झड़प की पुष्टि। 20 जनवरी को सीमा पर छोटी झड़प हुई थी, सेना ने कहा। एलएसी को लेकर तय प्रोटोकॉल के तहत निकाला समाधान। एक नेक्स्ट ब्रेकिंग दिखाएं, दोनों इसके बगल में। चीनी सैनिकों के घायल होने की खबरों के बाद हरकत में आया चीन का सरकारी अखबार। दोनों राहुल साथ साथ दिखाएं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारतीय मीडिया की खबरें सही नहीं है, 20 पीएलए सैनिकों के घायल होने की खबर झूठ। ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा, सीमा पर दोनों ओर के सैनिकों में मामूली झड़प हुई है। यह खबर लिखी है ग्लोबल टाइम्स में। मैं सीधे चलूंगा, मनीष झा से क्विक रिएक्शन लूंगा। मनीष, ग्लोबल टाइम्स की बोली और भारत की गार्डेड बोली, इससे ऐसा लगता है कि फिर चीनियों का कुटान हुआ है। भारत उसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहता है और चीन उसको दबाना चाहता है, जैसे गलवान में हुआ था। आप अपना एनालिसिस इस बार बताइए, खबर तो बाद में छन के आती रहेगी। देखिए निशांत, जब आपने गलवान का जिक्र किया तो आज संयोग की बात है कि गलवान के उन 20 वीर शहीदों को भारत सरकार वीरता सम्मान से नवाज रही है और कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया जा रहा है, जो वॉर टाइम में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है और कुछ ही देर में उसका आधिकारिक ऐलान होना है। तो भारतीय सैनिकों ने गलवान से लेकर नाकुला तक हर जगह अपनी बहादुरी का परिचय दिया। और उस समय भी जब नाकुला में चीनी सैनिक मौके की ताक में थे और वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब भी बुरी तरह से खदेड़ करके उससे भगा दिया। तो आपके जो सवाल का है उसका यही जवाब है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि भारत और चीन के बीच बातचीत जब हो रही है, 9वें राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत का भी, चूंकि आप लोग कमांडर लेवल की बातचीत का जिक्र कर रहे थे, देखिए इससे पहले चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक होती है। एनएसए अजीत डोभाल, फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये सब मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और 9वें राउंड के कमांडर लेवल में कमांडर और साथ ही साथ हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव ये बात चीन को कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट यही करते हैं कि बातचीत करनी है, बातचीत कर लीजिए, अगर आप सीमा पर कुछ दुस्साहस दिखाएंगे तो यूं ही खदेड़े जाएंगे। तो एक साथ दोनों तरह की रणनीति अपना रही है। लेकिन फिर बात वही है कि अप्रैल 2020 में, जिस बात पर हम लोग लगातार फोकस करना चाह रहे हैं, अप्रैल 2020 में हमने एक गलती की थी कि हमने गलवान इलाके में यह सोचा था कि चीन के सैनिक ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। ओके मनीष, एक मिनट रोकूंगा। मनीष, आई जस्ट स्टॉप यू। और मेरे जितने भी मेहमान हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगले कुछ मिनट बड़े ध्यान से देखिएगा आप स्क्रीन को, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं, यकीन मानिए हमारी रिसर्च टीम ने इसको छान के आपके लिए लेकर आए हैं और ये बता रहे हैं कि शी जिनपिंग का वॉर गेम और चाइना की डबल थिंग, डबल टॉक कैसे काम कर रही है। इसके इंडिकेशन साफ हैं, आप इसको देखिए और फिर इसको अंडरस्टैंड करिए। आइए जरा यहां पर देखें, देखिए प्ले करिए राहुल यहां पर, ये देखें आप, इसको देखें और समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल अक्टूबर और इस साल की शुरुआत में शी जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट, युद्ध की तैयारी के लिए चीन ने 2021 की शुरुआत में ही रक्षा नियमों में संशोधन किया। नेक्स्ट, नियमों में बदलाव से सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के पास ज्यादा शक्तियां आ गई, जिसके प्रमुख खुद शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट, पहले ये शक्तियां चीनी मंत्रिमंडल यानी स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना के ही पास थी, लेकिन इन्होंने ले ली उसको। नेक्स्ट, शी जिनपिंग ने जनरल जुआओ जोंगकुई को पश्चिमी कमान से हटाकर उनकी जगह जनरल जियांग जुडोंग को इसका नेतृत्व दे दिया। जिनपिंग के इस फैसले से स्पष्ट संकेत है कि चीन लद्दाख में अपनी सेना की अब तक की कार्रवाई से खुश नहीं है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इस पूरे मामले में आप समझें चाइना की वो जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को क्या समझा जाए। मैं जनरल शंकर प्रसाद के पास आऊंगा, सिर्फ ग्राफिक्स और जनरल शंकर प्रसाद को दिखाएं, मुझे ना दिखाएं। जनरल प्रसाद क्या कहेंगे, आर दे रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशन, जो अभी अभी हमने डिटेलिंग दी है? देखिए, वी आर ऑब्वियसली रेडी फॉर अ वॉर लाइक सिचुएशन। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो हमारे सर्विस चीफ्स कह चुके हैं, ये तो हमारी सरकार कह चुकी है, ये तो हमारे होम मिनिस्टर कह चुके हैं। ये मेरे कहने का कोई इसका मतलब नहीं है। जब हमारी सरकार कह चुकी है कि वी आर रेडी फॉर अ वॉर, दैट मीन्स वी आर रेडी फॉर अ वॉर। 3-4 पॉइंट आपने शुरू में उठाए हैं, मैं उसके एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। सर, एक सबसे पहला, जनरल प्रसाद, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं,
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि चाइना के अभी जो हाल फिलहाल जो चेंजेस हुए हैं, जो उन्होंने अपने लॉज में चेंज किया है, जो शी जिनपिंग बोल रहे हैं, उस सब के बाद क्या ऐसा लग रहा है कि वो कोई वॉर लाइक सिचुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता। अरे यही केवल नहीं, उन्होंने देखिए जिस तरह से आप ही रिपोर्ट दिखाते हैं कि उनकी मिसाइल की डिप्लॉयमेंट चल रही है, उनकी आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट चल रही है, उनकी वैराइटीज़ ऑफ जो ड्रोन्स हैं उसकी डिप्लॉयमेंट चल रही है, तो वो तो आप पिछले 1 महीने से दिखा ही रहे हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। The question arises, are we preparing for war? Okay. The answer is the government of India has categorically stated that we are preparing for war. मेरा दो पॉइंट अगर आप सुनना चाहें तो सुनिए, छोटे छोटे पॉइंट है। देखिए 6th राउंड तक there was no foreign ministry official with a delegation on commander's talk. 7th, 8th and 9th में हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का एक व्यक्ति जाता है जो कि कंसर्न्ड व्यक्ति है। दैट मीन्स दिस डेलीगेशन इज ए पॉलिटिको डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डेलीगेशन, इट्स नॉट अ डेलीगेशन ऑल बाय इटसेल्फ ओनली ऑफ मिलिट्री। पहली बात। दूसरी बात, हमें ये देखिए, आपने अखबारों में पढ़ा, दिस इज ऑल प्रेस रिपोर्ट, नॉट माई इंफॉर्मेशन। इंडियन आर्मी ने काफ़ी रीऑर्बिटिंग की है। रीऑर्बिटिंग के मायने फॉर्मेशन रीएलोकेशंस की हैं। अच्छा। उनके टास्क बदली के अखबारों में निकला है ये। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मुझे याद नहीं, लेकिन अवश्य निकला है कि फलानी जगह फलानी चीज़ को हमने एक स्ट्राइक कोर इन द माउंटेन्स रखा है, उसकी रीऑर्बिटिंग हुई है, उसके 2 डिवीजन ये है, फलाना फलाना। So there is certain amount of readjustment of forces the Indian Army has done, which is in public domain. So obviously that has been done with a view to take some action, and the action that is going to be taken is developing a capability wherever it is possible to go proactive. But the proactive action can only be taken after the government of India in consultation with the defense forces decides कि हम कहाँ और कैसे करें, और अगर एस्केलेशन हुई तो किस लेवल तक एस्केलेशन में जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात हमें ये देखनी है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ब्रेन ऑफ द चाइनीज पीपल, द चाइनीज लीडरशिप। उनके ब्रेन में ये लग रहा है कि आपको शेयर करना चाहूंगा जल साहब, आपने क्योंकि ये बात बोली है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं इस चीज को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम मेकिंग एन अटेम्प्ट, अब आप मुझे बताइएगा। लेकिन जनरल साहब ने जो 2 अभी महत्वपूर्ण बातें बोली हैं, पहला तो ये कि हम तैयार हैं उनके प्रोवोकेशंस का रिप्लाई करने के लिए और अच्छी तरीके से, लेकिन वी नीड अ कमांड फ्रॉम आवर एंड, नंबर 1। नंबर 2, जनरल साहब ने जो बात बोली वो खाली कमांडर लेवल टॉक्स नहीं है, ये बड़ी 2 इंपॉर्टेंट बात है। अब क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं, मैं चाहूंगा नवीन आप मेरे साथ रहिए, मैं चाहूंगा जो खबर अब आपको बता रहा हूं हमारे दर्शकों को, चाइना का ताइवान और भारत के साथ मिलता जुलता प्लान है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। ध्यान से देखें, भारत के साथ चीन ने ताइवान में भी अपना मोर्चा खोला। बड़ी खबर, नाथुला पास से ताइवान तक चीनी सेना जबरदस्त कर रही है घुसपैठ। गलवान घटना के बाद भी चीन ने ताइवान के खिलाफ फ्रंट खोला था। चीन की लगातार ताइवान सीमा में घुसपैठ की कोशिश। चीन ने 25 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में भेजे शॉट्स के साथ। ताइवान के जवाबी एक्शन से वापस भागे चीनी फाइटर। पहले तो इस खबर पर मेरे पास जो इनपुट है मैं नवीन से लेना चाहूंगा। नवीन, इस खबर पे हमारे पास क्या क्या इनपुट है, ताइवान को किस तरीके से पुश कर रहे हैं वो लोग? मैं बोलूंगा इस खबर को अगर एक लार्जर पिक्चर आप देखें, 2021 से जब से चीन पर ये इल्जाम लगा है कि उसने पूरी वर्ल्ड में ये वुहान वायरस फैलाया है, चीन ने वर्ल्ड को डाइवर्ट करने के लिए कई नवीन, मैं ये चीज दिखाने जा रहा हूं अभी। लेकिन ये ताइवान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, लेकिन इसमें मैं कुछ और ऐड करूंगा। लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको, ये जो ताइवान में हुआ इसमें क्या अभी तक वहां पर है? देखिए, आपने देखा होगा हाल फिलहाल ताइवान ने भी भारत को काफी बैकिंग दी है, भारत के सेंटिमेंट्स को, यहां तक कि वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के फॉरेन मिनिस्टर सबने ट्वीट करके भारत के साथ अपना एक सॉलिडारिटी दिखाई है जब ये गलवान वाला वाकया हुआ। तो ताइवान के साथ चीन के वैसे भी, और ताइवान को लेकर जो अमेरिका से कल स्टेटमेंट आया है उससे चाइना बहुत बौखला गया है। चाइना को ऐसा लगता है कि जो घेराबंदी वो, मैं ये जरा बता देता हूं नवीन, मैं बता देता हूं बहुत तेजी से, अब अपने दर्शकों को बता रहा हूं। आइए, क्योंकि हमारे पास समय भी थोड़ा कम है। आप जल प्रसाद, विष्णु सर और आप पुष्पेश सर जरा ध्यान दीजिएगा इस पर, मैं आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूं। डाइवर्जन टैक्टिक्स जो चीन की है, जरा ध्यान से देखें आप और थोड़ा सा जूम इन करिएगा प्लीज, अगर हो पाए बाद में, अभी नहीं। WHO की टीम चीन में वुहान वायरस की जांच कर रही है, तो एक बार फिर चीन ने भारत और ताइवान के साथ मोर्चा खोल दिया है। ताइवान है वो, एनीवे, ये माफी चाहूंगा ताइवान के लिए। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें।
पिछले साल जब कई देशों ने एकजुट होकर वुहान वायरस की जांच की मांग की थी, तब भी चीन ने गलवान और ताइवान का मोर्चा खोला था। वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल जैसे ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चीन का बॉयकॉट करके भारत आने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त भी भारत की अस्थिरता फैलाने की कोशिश की चीन ने। इस साल पूरी दुनिया और खास तौर से पड़ोसी मुल्क, जूम इन करें थोड़ा सा प्लीज, पड़ोसी देशों में भारत की कोरोना वैक्सीन ने धूम मचा दी है, तो एक बार फिर चीन ने एलएसी पर हालात को भड़काया है। सोचें, यह बहुत बड़ा फैक्टर। मैं चाहूंगा इसको यहां पर लेकर आए, यहां पर तुरंत इस वॉल के ग्राफिक्स को लेकर आए और मैं सीधे चलूंगा यहां पर विष्णु सर के पास। सर, इज इट नॉट अ क्लियर कट डाइवर्शन सर? जब पिछली बार गलवान हुआ, जब पिछली बार करीब 90 मुल्क एक साथ उनके खिलाफ हो गए, तब उन्होंने गलवान को किया और फिर ताइवान पे फोकस किया उन्होंने। इस साल वैक्सीनेशन हमारा अपर हैंड है, इस साल WHO की टीम उनके यहां इन्वेस्टिगेशन करिए, फिर उन्होंने ऐसी कुछ की है कोशिश। बिल्कुल डाइवर्शन है और ये एक मौका ढूंढ रहे हैं किसी तरह इंडिया को एम्बैरस करने का, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपने ताइवान की बात की, उसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि ताइवान के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो सत्ता परिवर्तन हुआ है अमेरिका में, तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी टेस्ट कर रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है। जब जो अभी तक कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स में डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स हैं, उसमें ताइवान के प्रति उनका थोड़ा नरम रुख लग रहा है। तो ये है। दूसरा चीज़ बहुत ज़रूरी अहम है ये कि ये सेंचुरी है ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। 1921 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का पहला कांग्रेस हुआ था। ये चीज़ें चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो उनका अनफुलफिल्ड एजेंडा है ताइवान का, वो भरसक पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये चाइना की प्रवृत्ति है। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन वो चीन पर भड़के हैं, ये ऐसे संकेत हैं। सीधे शॉट्स के साथ ताइवान में चीनी घुसपैठ का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। साउथ चाइना सी में भेजा वॉरशिप थियोडोर रूजवेल्ट। 90 फाइटर एयरक्राफ्ट से लोडेड है वॉरशिप। समंदर में चीनी तानाशाही नहीं चलने देंगे, वॉरशिप के नेवी कमांडिंग ऑफिसर ने कहा है। ये शॉट्स देखें आप, सीधे तौर पर थियोडोर रूजवेल्ट वहां पर भेजा जा चुका है। जो हमारे पास जानकारी है वो मैं आगे बताने से पहले क्विक रिएक्शन यहां पर पुष्पेश सर से लूंगा। पुष्पेश सर, वो जो कहते हैं अंग्रेजी में दे ऑलरेडी रबिंग ऑन द रॉन्ग साइड, ये ऑलरेडी पंगा लेना शुरू कर चुके हैं अमेरिका से सर? नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका से तो पंगा लेने में उनकी हिम्मत, थोड़ा हौसला देर से आएगा। वो इस बहाने, जैसा विष्णु भाई कह रहे थे, दैट टेस्टिंग अमेरिका बाय पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया, ये मुझे लगता है ज़्यादा सार्थक एनालिसिस मुझे लगती है। और जैसा विष्णु भाई ने कहा, न केवल ये साल 100वां साल है चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना का, कुछ ही दिनों बाद चीनी क्रांति की सफलता का 75वां जश्न भी मनाया जाना था। और शी के सामने ये सारी कोरोना वायरस की बदनामी के बाद एक मौका है कि वो दिखाएं कि कहीं ना कहीं किसी मोर्चे पर उन्होंने उपलब्धि की है और उनका एकाधिकार चीनी नेतृत्व पर बना रहना चाहिए। जहां तक स्थल सेना का सवाल है, उसका उपयोग वियतनाम, भारत, बर्मा की तो म्यांमार की नाउस में आप कीजिए, उनके विरुद्ध भी किया जा सकता है। तो जो जिस स्थल सेना को तैयार कर रहे हैं वो भारत के खिलाफ। पॉइंट नोटेड। पुष्पेश सर, विष्णु सर और जनरल प्रसाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको एक बड़ी खबर बता दें। कंगाल हो चुका पाकिस्तान, कर्ज के लिए जिन्ना की पहचान को रखेगा गिरवी। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क को गिरवी रखने की तैयारी। जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना के नाम पर 759 एकड़ में बना है पार्क। करीब 500 अरब रुपए में पार्क को गिरवी रखने की योजना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।